गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में देखे थे मराठा साम्राज्य पार्ट 1 के बारे में, आज हम देखेंगे मराठा साम्राज्य पार्ट 2। हम जो पार्ट 1 बताए थे उसमें बालाजी बाजीराव तक देख लिए थे। बालाजी बाजीराव ये थर्ड पेशवा थे। इनके समय कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1761 में। इसमें अहमद शाह अब्दाली वर्सेस पेशवा यानी मराठा। पेशवा का नेतृत्व कौन कर रहा था इस वक्त? तो सदाशिवराव और विश्वासराव। सदाशिवराव और विश्वासराव ये दो मंत्री थे, यानी ये नेतृत्वकर्ता क्या थे? अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध ये नेतृत्वकर्ता थे मराठा के तरफ से पानीपत की तीसरी लड़ाई में। और कब हुई थी? 1761 में। इसमें क्या हुआ? इनकी क्या हुई थी? पराजय हो चुकी थी। ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो जो ये बालाजी बाजीराव थे, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद जब ये आत्महत्या कर लिए, इसके बाद पेशवा बनते हैं माधव राव फर्स्ट। हम लोग आज यहां से देखेंगे माधव राव फर्स्ट से। बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव फर्स्ट पेशवा बनते हैं। माधवराव फर्स्ट, और ये भी शक्तिशाली थे। इन्होंने भी मराठा साम्राज्य को पुनः क्या किया, मतलब एक तरह से बोलते हैं उसको पुनः संस्थापक उसको बोलते हैं। मतलब जो अहमद शाह अब्दाली के समय वो विखंडित हो चुकी थी मराठा साम्राज्य, इन्होंने पुनः उसको स्थापित किया। ये भी बहुत शक्तिशाली थे और ये कब तक रहे? 1772 ईस्वी तक। इसके बाद नारायण राव पेशवा बनते हैं। ये भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी कालक्रम पूछ सकता है, क्योंकि माधवराव के बाद नारायण राव, इनके बाद फिर कौन पेशवा बनता है, तो 4-5 पेशवा का नाम दे देगा और बोल देगा कि उसको क्रमबद्ध कीजिए। तो इसमें नारायण राव, इसके बाद नारायण राव माधवराव। यहां से पहले नारायण राव उठा लीजिए और फिर इसके बाद माधवराव। तो नारायण राव या माधवराव या फिर इन्हीं को बोलते हैं माधवराव सेकेंड। इन्हीं को बोलते हैं माधवराव सेकेंड। तो माधवराव फर्स्ट, इनके पहले बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव, फिर नारायण राव, उसके बाद नारायण राव या माधवराव या इन्हीं को बोलते हैं माधवराव सेकेंड। तो यहां तक तो ये स्वतंत्र पेशवा बनते थे, मतलब इनके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन जैसे ही ये बने, ये नारायण राव तक कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन जैसे ही नारायण राव, माधव राव या फिर माधव राव सेकंड जब पेशवा बने, तो इनके समय क्या हुआ कि एक बार भाई काउंसिल की स्थापना की गई। एक बार भाई काउंसिल, एक परिषद बनाई गई। उसमें कितने मेंबर थे? 12 मेंबर थे। उसमें टोटल 12 सदस्य थे। और उसको स्थापना किसने किया था, यानी इस काउंसिल को कौन बनाया था? तो महादजी सिंधिया प्लस नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया प्लस नाना फडणवीस, इन्होंने क्या किया? दोनों मिलकर एक बार भाई काउंसिल बनाया।
और इन्हीं के मदद से, यानी इसी बार भाई काउंसिल की मदद से क्या होती थी, पेशवा की शासन प्रशासन चलने लगी। तो जब ये माधवराव सेकंड जब पेशवा बना तो इनके समय क्या हुआ कि पेशवाओं में विद्रोह हो गया। जब ये माधवराव बन रहा था तो इसके समय रघुनाथ राव, इन्होंने क्या किया कि जो माधवराव पेशवा बने इनका विरोध करने लगा और बोला कि पेशवा हम बनेंगे। ये अपने बनने के लिए, पेशवा बनने के लिए इनके साथ विरोध करने लगा। तो जब ये जो बार भाई काउंसिल है, ये महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस के बीच, इन्होंने क्या किया कि माधवराव सेकंड को पेशवा बना दिया। तो जो ये रघुनाथ राव है, ये किससे मिल जाता है, जाकर अंग्रेजों से मिल जाता है। ये अंग्रेजों से मिल जाता है, यानी पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगता है। जब ये अंग्रेजों से मदद मांगता है तो स्वाभाविक है कि अंग्रेज भी कुछ शर्त रखेंगे, आखिर इनको इसको पेशवा क्यों बनाएंगे, कुछ शर्त रखेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या शर्त रखा कि सूरत का क्षेत्र, सूरत, भड़ौच, सालसीट और बसीन, ये दोनों महाराष्ट्र में है और ये गुजरात का पार्ट है। हम इसको अभी आगे चलकर देख लेंगे ये कहाँ है, लेकिन अभी देख लीजिए कि ये दोनों गुजरात में है और ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो सूरत और भड़ौच ये दोनों कैसे एरिया हैं, ये व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो जो इसका जो राजस्व होता था, यहाँ से जो राजस्व वसूली होती थी बहुत ज्यादा होता था। तो रघुनाथ राव ने क्या कहा कि हम सूरत और भड़ौच का क्या करेंगे, राजस्व दे देंगे, यानी यहाँ का राजस्व और यहाँ का सालसील द्वीप का पूरा एरिया ही दे देंगे। और पूरा एरिया इसको लेने से क्या फायदा है, क्योंकि ये काली मिट्टी की एरिया है, यह है काली मिट्टी की एरिया। और जो काली मिट्टी है वो किसकी खेती के लिए उपजाऊ है, कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए। तो अंग्रेज को यहाँ से कपास मिल जाता और यहाँ से राजस्व मिल जाता, अंग्रेज को बस इसी से मतलब था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि रघुनाथ राव का समर्थन किया। और इसी संधि को क्या बोलते हैं, सूरत की संधि। जो ये संधि हुई थी ये रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में, ये कौन सी संधि हुई थी, सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुई थी, 1775 में। माधवराव फर्स्ट मरे कब है, 1772 में, यानी जस्ट इसके 3 साल बाद 1775 में सूरत की संधि होती है। और जब ये सूरत की संधि होती है तो इसके बाद ये अंग्रेज क्या करते हैं कि अब इनको बनाना है, क्योंकि इनसे फायदा है उन लोगों को। तो ये क्या करेंगे अंग्रेज कि सीधा माधवराव सेकंड पे अटैक कर देंगे। तो ये क्या करते हैं अंग्रेज, यहाँ से माधवराव सेकंड पे अटैक कर देते हैं। तो उसी युद्ध को बोलते हैं अररास का युद्ध। यानी कौन सा युद्ध हुआ, अररास, अररास का युद्ध कब हुआ, 1775 में। अब इसमें क्या हुआ, ये जो 1775 में, इसमें अंग्रेज खुद हार गए, इसमें अंग्रेजों की पराजय हुई। अंग्रेजों का पराजय हुआ। जब अंग्रेज हार गए तो अब कौन संधि करेगा इनसे, अब इनसे जो ये महाजी सिंधिया है, यानी जो ये बार भाई काउंसिल है, यानी इस समय के पेशवा कौन है, माधवराव सेकंड। तब इनके समय में महाजी सिंधिया अंग्रेजों के साथ क्या करेंगे, संधि करेंगे। और इस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स, ये है गवर्नर जनरल। क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया है। तो ये गवर्नर जनरल के साथ ये संधि करता है कौन, महाजी सिंधिया, वारेन हेस्टिंग के साथ। यहाँ पे संधि हुई। संधि के बाद क्या किया गया इसमें कि इस संधि के थ्रू माधवराव सेकंड को ही पेशवा माना गया, यानी माधवराव सेकंड को पेशवा माना गया।
यानी पेशवा इनको ही रहने दिया गया। बदले में इन लोगों ने क्या किया कि जो सालसीट का एरिया है, ये जो सालसीट का एरिया है, ये अंग्रेजों को दे दिए। सालसीट का एरिया यानी सालसीट का क्षेत्र किसको मिल गया? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को मिल गया। यहां से शुरू हुआ। अब इसके बाद हम मिटाएंगे इसको, तब तक ये फिर से एक बार यहाँ से कर देख लीजिए कि माधवराव 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नारायण राव के बाद नारायण राव माधवराव या फिर माधवराव सेकंड पेशवा बनता है, और ये एक बार भाई काउंसिल की मदद से पेशवा बनता है। उसका संस्थापक जो ये बार भाई काउंसिल है, किसने बनाया था? महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने। इसमें कितने मेंबर थे? टोटल 12 मेंबर थे। और रघुनाथ राव जो इनका विरोध करता है, वो किससे? अंग्रेजों से मिल जाता है, जिससे क्या होती है? सूरत की संधि होती है। इसके बाद राष्ट्र का युद्ध होता है। इसके बाद ये संधि देख ही लिए। अब हम इसके आगे चलते हैं। इस एरिया को मैप में अभी दिखा देते हैं कि ये एरिया कहाँ कहाँ है और उसकी अहमियत क्यों थी अंग्रेजों के लिए। क्योंकि अंग्रेज को किसी से मतलब नहीं था, वो किसी की भलाई नहीं चाहते थे, वो बस अपनी भलाई चाहते थे। तो इस मैप में एरिया को देख लीजिए। बस प्रायद्वीपीय भारत से ही हमको मतलब है। ये है, यहाँ पे देखते होंगे नर्मदा नदी गिरती है। यह है तापी नदी है। बीच में यहाँ विंध्याचल पर्वत है। ये विंध्याचल पर्वत है और इधर सतपुड़ा का पर्वत है। यहाँ पे महाराष्ट्र है। इस एरिया में महाराष्ट्र है। ये पर्वत है दोनों, एक विंध्याचल का है, एक सतपुड़ा का है। यह है नर्मदा नदी और यह है तापी नदी। यहाँ पे भड़ौच है, भड़ौच। यहाँ पे सूरत। और आप देखिएगा पूरा गौर से, मुंबई का जब मैप देखिएगा तो ये पूरा एक तरह से जो ये लाइन आती है, कुछ ऐसे कर्व करके आती है। अभी तो मैं स्टेट बनाया हूँ, लेकिन इसमें क्या है, ये एरिया कि जो स्टेट न होकर के ये कुछ एरिया ऐसे निकली है, इसके बाद ये आके इस तरह से हुई है। ये 3 तरह से जल से घिरा है। तो जो 3 तरह से जल से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो जो ये 3 तरह से ये है जो प्रायद्वीप, ये जो निकला हुआ पार्ट है, यही क्या है? सालसीट है। यही सालसीट द्वीप है। और इसी सालसीट द्वीप पर क्या बसा है? मुंबई। मुंबई इसी सालसीट द्वीप पे है। और जस्ट इसके ऊपर देखिएगा यहाँ पे, तो यहीं पे क्या है? बसीन का एरिया है। बसीन का क्षेत्र है, यानी यहाँ बसीन, इसके नीचे देखिएगा तो जस्ट सालसीट द्वीप है और इसी पे मुंबई है। मुंबई इसी पे बसा है। तो ये भड़ौच, ये सूरत, इसके बाद ये बसीन, बसीन के बाद सालसीट। और ये पूरा एरिया किसके लिए है? ये काली मिट्टी के लिए है। काली मिट्टी के लिए। और यहाँ से क्या? कपास का निर्यात होगा। अंग्रेज क्या करेंगे? यहाँ से कपास का निर्यात करेंगे। निर्यात करने के लिए सूरत, बड़ौच से बंदरगाह है ही, यहाँ से कपास ले जाकर यहाँ से निर्यात करेंगे। तो ये था, ये एक मैप था। ये है बंगाल। ये मान लीजिए महाराष्ट्र। यहाँ पे है अवध। यहाँ पे है दिल्ली।
यहाँ पे है हैदराबाद के निजाम, यहाँ पे है मैसूर, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कर्नाटक उस टाइम का, कर्नाटक का क्षेत्र। हमको इतना ही से मतलब है। तो हम देखे थे कहाँ तक, अरारास के युद्ध तक। तो जब अरारास का युद्ध हुआ, इसके बाद जो संधि हुई, तो जो ये लड़ाई थी, अरारास का युद्ध में कौन पार्ट लिया था, कौन भाग लिया था, तो जो ये मुंबई के जो गवर्नर थे, मुंबई के क्षेत्रीय गवर्नर, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल जो होता था गवर्नर जनरल था, इसके बाद महाराष्ट्र में या फिर यहाँ पे क्षेत्रीय गवर्नर बनाए जाते थे। जो ये कर्नाटक यानी जो मद्रास का एरिया है, वहाँ पे क्षेत्रीय गवर्नर बनाए जाते थे। तो जो ये लड़ाई हुई थी अरारास का युद्ध, उसमें सिर्फ ये मुंबई के जो सैनिक हैं, यानी मुंबई के जो ब्रिटिश सैनिक हैं वो, इसके बाद पेशवा, बस इतना ही के बीच में लड़ाई हुई थी। उसमें अरारास का युद्ध में ये लोग हार गए थे। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो संधि हुई वारेन हेस्टिंग के साथ, वारेन हेस्टिंग के साथ जो संधि हुई, और प्लस में जो सूरत की संधि थी, सूरत की संधि रघुनाथ राव और जो ये क्षेत्रीय गवर्नर थे उनके बीच में हुई थी। तो इन दोनों में क्या हुआ, विवाद हो गया। जब इन दोनों में विवाद हो गया तो ये संधि कहाँ चली गई, ब्रिटेन। जब ब्रिटेन चली गई तो वहां की संसद ने इस संधि को मानने का अधिकार दिया कि मतलब हम इस संधि को मानेंगे। यानी जो वारेन हेस्टिंग के साथ जो संधि हुई थी, यानी जो माधवराव सेकंड को पेशवा माना गया था, उस संधि को इन्होंने मानने से अस्वीकार कर दिया है, यानी हम नहीं मानेगा। तो इसके बाद जब ये सूरत की संधि का जब ब्रिटिश संसद ने बोला कि हम सूरत की संधि का ये करेंगे, मतलब संधि ही मानेंगे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग को बोला कि आप फिर से क्या करिए, पेशवा पे अटैक करिए। तो वारेन हेस्टिंग दो तरह से अटैक करता है, ये दो तरफा अटैक होता है वारेन हेस्टिंग से। तो जब यही वारेन हेस्टिंग अटैक करेगा तो यहीं से क्या होगा कि पेशवा वर्सेस वारेन हेस्टिंग, यहीं से लड़ाई शुरू होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध कितनी लड़ाइयां होती है, 3 लड़ाइयां होगी यहाँ पे आंग्ल मराठा के बीच में। तो हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा, कब होती है, 1775 से 82, 1775 से 82। इसमें क्या होता है कि जो ये पेशवा है यानी मराठा, या मान लीजिए मराठा वर्सेस वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। यहाँ पे वारेन हेस्टिंग 2 बार हमला करता है। एक बार ये खुद हमला नहीं करेगा, एक बार ये क्या करेगा कि ये जो मुंबई के जो क्षेत्रीय सैनिक हैं, यानी मुंबई के जो यहाँ पे जो ये क्षेत्रीय गवर्नर हैं, इनको ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि आप क्या करिए, पेशवा पे हमला करिए। तो एक बार ये जो क्षेत्रीय गवर्नर है ये अटैक करते हैं। तो इसमें होता है जो यहाँ पे अटैक होगा, इसमें जो मुंबई के गवर्नर हैं, क्षेत्रीय गवर्नर, ये क्या होंगे, इनकी पराजय हो जाएगी। जब इनकी पराजय हो जाएगी यहाँ पे, तो वहां पे होगा तेलगांव की संधि होगी, तेलगांव की संधि वहां पे होगी, किनके साथ, ये जो क्षेत्रीय गवर्नर है इनके साथ। इसके बाद क्या होगा कि जब इनकी पराजय हो जाएगी तो वारेन हेस्टिंग अब पूरी बंगाल का सैनिक लेकर इस पे अटैक करेगा। वारेन हेस्टिंग यहाँ से चलकर यहाँ पे मराठा पे अटैक करेगा, और ये 2 तरफ से अटैक करेगा, ये 2 तरफा अटैक करेगा। आप देखेंगे ये मराठा का एरिया, तो यहाँ नागपुर है, जस्ट इसके ऊपर देखिएगा, यहाँ एमपी आ जाएगा, यहाँ सटा हुआ, ये मान लीजिए एमपी का एरिया है। तो एक यहाँ ग्वालियर के तरफ से अटैक करेगा, और जस्ट इसके नीचे देखिएगा महाराष्ट्र में, तो यहाँ पूना का एरिया है, पूना का क्षेत्र है। और ये कैसा एरिया है, पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ी एरिया है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें क्या था, छापामार युद्ध होता था, और मराठा सबसे शक्तिशाली थे किसमें, छापामार युद्ध में। तो जो मराठा के तरफ, जो ये पूना के तरफ से वारेन हेस्टिंग ने अटैक किया पूना के तरफ से, तो इसमें क्या हुआ कि इनकी पराजय हुई, यानी पूना के तरफ से क्या हुआ, पूना के तरफ से वारेन हेस्टिंग की
क्या होती है, पराजय हो जाती है। और जो ये ग्वालियर है, ग्वालियर की तरफ से, ये है ग्वालियर, तो ग्वालियर की तरफ से ये क्या होता है, जीत जाता है। कौन, वारेन हेस्टिंग एक तरफ से जीत गया, एक तरफ से इनकी पराजय हो जाती है। तो यहाँ पे भी जो जीता हुआ क्षेत्र है, या फिर जो ये मराठा जीतेंगे, तो यहाँ पे भी एक संधि होगी, यहाँ पे संधि होगी। संधि होती है कब, 1782 में। युद्ध कब खत्म हो रहा है, 1782 में। तो यहाँ पे जो संधि होगी, उस संधि को बोलते हैं सालबाई की संधि। कौन सी संधि थी, सालबाई, सालबाई की संधि 1782 में। इसमें कौन था, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया वर्सेस वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। अब इस संधि में क्या हुआ कि जो भी क्षेत्र जीते गए थे अंग्रेजों के, वो पुनः उनको वापस कर दिया गया। यानी जो विजित क्षेत्र थे, विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिया गया। यानी जो भी क्षेत्र जीते गए थे, यानी जो अंग्रेज जीते हैं तो मराठा को दे देंगे, और जो मराठा जीते हैं वो अंग्रेज को दे देंगे। यानी एक दूसरे का जो क्षेत्र था उनको वापस कर दिया गया। और दूसरा इसमें क्या था कि माधवराव सेकेंड को फिर से पेशवा माना गया। माधवराव सेकेंड को पुनः पेशवा माना गया, पेशवा माना गया। और तीसरा क्या था, रघुनाथ राव को पेंशन पर रखा गया, पेंशन पर रखा गया। रघुनाथ राव को पेंशन पर रखा गया, माधवराव सेकेंड को पेशवा माना गया, और विजित क्षेत्र जो थे एक दूसरे को वापस किए गए। ये प्रथम युद्ध में था। और कौन सी संधि हुई थी, सालबाई की संधि हुई थी। ये प्रथम युद्ध के बारे में। अब इसके बाद सेकेंड युद्ध होता है, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि 1775 से जो 1782 है, इसके बीच में कुछ और घटना होती है। हम उसको आगे देखते हैं क्या घटना होती है। आखिर अंग्रेजों ने ये संधि क्यों की, ये उनकी सोची समझी चाल थी अंग्रेजों की। हम आपको पीछे क्लास में बता चुके हैं मैसूर के बारे में, मैसूर के बारे में। 1780 से 84 के बीच में, 80 से 84 के बीच में मैसूर का सेकेंड जो लड़ाई थी वो चल रही थी। यानी आंग्ल मैसूर युद्ध की जो सेकेंड लड़ाई थी वो चल रही थी। और 1775 से 82 के बीच में आंग्ल मराठा की प्रथम लड़ाई चल रही थी। यानी अंग्रेजों को क्या होता, दोनों तरफ से युद्ध लड़ना पड़ रहा था। इनके सैनिक दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। 1775 से 1782 के बीच में इनके भी मराठा से चल रही थी, 1780 से 84 के बीच में इस एरिया में मैसूर में भी चल रही थी। तो इनके सैनिक क्या थे, दो पार्ट में टूट गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी सैनिक को एकत्रित करने के लिए इनके साथ, मराठा के साथ उन्होंने संधि कर ली थी, क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा क्षति हो रही थी। क्यों क्षति हो रही थी, क्योंकि ये लोग छापामार युद्ध में पारंगत थे। छापामार युद्ध में अंग्रेज नहीं, पेशवा पारंगत थे। तो इनको ज्यादा क्षति हो रही थी, तो इन्होंने इनके साथ संधि कर ली। जब इनके साथ संधि कर ली तो उनका पूरा ध्यान कहाँ हो गया, मैसूर पे हो गया। और आप देखेंगे कि 1799 तक मराठों के साथ कोई युद्ध नहीं होगा। 1799 तक मराठों के साथ कोई भी युद्ध नहीं होगा, मराठों के साथ कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन 1799 तक मैसूर के साथ 4 लड़ाइयाँ होगी, और 4 लड़ाइयाँ के बाद वो मैसूर को क्या करेंगे, छीन भिन कर देंगे, यानी मैसूर को तहस नहस कर देंगे। इसके बाद जब इनको हड़प लेंगे, इसके बाद पूरा ध्यान इनका कहाँ जाएगा, मराठे पे जाएगा। क्योंकि बंगाल
आपको बताएं कि 3 क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली थे, मैसूर, मराठा, बंगाल का क्षेत्र। बंगाल तो बक्सर युद्ध में जीत चुके हैं। यहाँ 1799 में पूरा मैसूर को जीत जाते हैं, छीन बीन कर देते हैं, उसको तहस नहस कर देते हैं। इसके बाद उनका पूरा ध्यान कहाँ जाएगा? मराठा पे। तो यहीं से क्या होगा? सेकेंड लड़ाई होगी। मैसूर आंग्ल मराठा सेकेंड युद्ध। ये कब से कब तक है? 1803 से 1806। 1803 से 1806। अब ये लड़ाई क्यों होती है? तो इसमें क्या था कि महादजी सिंधिया जो थे, 12 भाई काउंसिल बनाए थे, महादजी सिंधिया, इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 1795 में। नाना फडणवीस, इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 1800 में। यानी 12 भाई काउंसिल के जो नेतृत्व करता है महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद 1796 में, यानी इनके मृत्यु के बाद, सिंधिया के मृत्यु के बाद, बाजीराव सेकेंड पेशवा बनता है और यही अंतिम पेशवा माना जाता है। अंतिम पेशवा बाजीराव सेकेंड माना जाता है। तो जो 1796 में ये बना, ये बाजीराव सेकेंड कौन था? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव का पुत्र था। रघुनाथ राव का पुत्र था। ये बना 1796 में। जब ये 1796 में बना तो ये बहुत ही मनमाना ढंग से काम करता था, यानी सारा पेशवा के साथ ये मिलजुल कर काम नहीं करता था। तो इसके कारण क्या हुए, जो ये पेशवा जो साम्राज्य था, ये अलग अलग भागों में, यानी क्षेत्रीय भागों में क्या होना? टूटने लगा। जब ये क्षेत्रीय भागों में टूटने लगा तो ये बहुत सारे क्षेत्र क्या हुए? इससे अलग हो गए। बहुत सारे क्षेत्र क्या हुए? इससे अलग हो गए। जैसे यहाँ देखिएगा, ग्वालियर में, यहाँ पे सिंधिया आ जाएंगे, सिंधिया। नागपुर में भोसले आ जाएंगे। पूना में पेशवा आ जाएंगे। इंदौर में होलकर आ जाएंगे। और यहाँ पे बड़ोदरा में, यानी बड़ौदा में गायकवाड़ आ जाएंगे। गायकवाड़, यानी जो ये क्षेत्रीय, इनकी मनमानी के चलते क्या हुआ कि जो ये साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य, ये क्षेत्रीय 5 भागों में टूट गया। और ये क्वेश्चन, ये सिर्फ डायग्राम देके ही क्वेश्चन पूछा गया। आप देखिएगा यूपीएससी में ये पूछा गया है कि इसको क्रमबद्ध सजाइए, यानी उसमें से ये पॉइंट करके दे दिया है। इसके बाद पूछा है कि इस एरिया में ये एरिया कौन सा है, ये एरिया कौन सा है, मतलब एरिया का नाम पूछा है और उसमें क्रमबद्ध कर दिया है। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कर क्रमबद्ध कर दिया है, उसमें ऑप्शन पूछा है। तो ये आप देखते रहिएगा। यहाँ पे ग्वालियर ऊपर है, इंदौर यहाँ है, नागपुर यहाँ है, पूना नीचे है। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये मनमानी करने लगे, तो जब ये क्षेत्रीय भागों में टूट गए, तो ये जो पेशवा है पूना, ये है पूना, ये है नागपुर। तो जो ये पूना के पेशवा हैं और ये सिंधिया हैं ग्वालियर के, ये दोनों मिलकर कहाँ अटैक करते हैं? इंदौर पे, यानी होलकर पे। यहाँ से लिख लीजिए, सिंधिया वर्सेस पेशवा, सिंधिया प्लस पेशवा, यानी दोनों मिलकर किस पे अटैक कर रहे हैं? होलकर पे, होलकर। और इस समय होलकर में कौन है? जसवंत राव। यहाँ के शासक कौन है? जसवंत राव। जसवंत राव। तो ये दोनों क्या करते हैं? दोनों मिलकर इनके भाई को, यानी इनके भाई को, जसवंत राव के भाई की हत्या कर देते हैं। इनकी हत्या कर देते हैं। जब इनकी हत्या कर देंगे जसवंत राव के भाई को, तो जसवंत राव क्या करेगा? ये पुनः पेशवा पे अटैक कर देगा, यानी ये इंदौर के यहाँ आ जाएगा, पेशवा पे अटैक कर देगा। जब इंदौर पेशवा पे अटैक करेगा तो यहाँ पे कौन है? बाजीराव सेकेंड। और बाजीराव सेकेंड क्या करेगा? अंग्रेजों के साथ जाकर
संधि कर लेगा। तो यहाँ से ये एरो देखते रहिएगा कौन किधर की तरफ जा रहा है। यानी इंदौर में होलकर है, होलकर किस पे अटैक कर रहे हैं, पूना पे अटैक कर रहे हैं, यानी होलकर पूना पे अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पेशवा है वो कौन है, बाजीराव सेकेंड। और ये जो बाजीराव सेकेंड है वो अंग्रेजों के साथ संधि करता है, उसको बोलते हैं बसीन की संधि। बसीन की संधि, बसीन की संधि कब होती है, 1802 1802 में होती है ये बसीन की संधि। जब बसीन की संधि होती है तो इसमें क्या करते हैं अंग्रेज, अंग्रेज अपनी 60,000 सैनिक बाजीराव सेकेंड की सुरक्षा में लगा देते हैं। कितनी सैनिक, 60,000। 60,000 सैनिक। और प्लस में इसमें क्या करते हैं, इसको सहायक संधि थोप देते हैं, सहायक संधि थोप देते हैं। इस पे लगा दिए सहायक संधि और 60,000 सैनिक। बसीन की संधि 1802 में हुई है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये सिंधिया प्लस भोसले ये दोनों मिलकर, ये तो पहले थी, ये पहले अटैक थी। अब क्या होता है कि ये सिंधिया और भोसले, सिंधिया और ग्वालियर और भोसले नागपुर मिलकर पुनः पेशवा पे अटैक कर देते हैं। तो ये जब अटैक करेंगे तो यहीं से क्या होगी, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाएगी। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ क्यों होता है, क्योंकि सिंधिया प्लस भोसले, सिंधिया प्लस भोसले ये दोनों मिलकर किस पे अटैक कर रहे हैं, पेशवा पे। ये दोनों पेशवा पे अटैक कर रहे हैं। और पेशवा में भी कौन है यहाँ, बाजीराव सेकेंड। बाजीराव सेकेंड का सुरक्षा कौन कर रहा है, अंग्रेज, 60,000 सैनिक। तो एक तरह से मानिए किसके विरुद्ध हो रहा है, अंग्रेजों के सैनिकों के विरुद्ध हो रहा है। तो ये है 1803 से 1806 तक चलता है। और अंग्रेज इसमें क्या करते हैं कि सभी के साथ युद्ध करते हैं। इनके साथ होगा, फिर इसके साथ, होलकर के साथ, फिर बड़ौदा के साथ, तो इसके बाद गायकवाड़ के साथ। तो इसके बाद क्या होगा कि सबके साथ अलग अलग संधि करेंगे। और जब अलग अलग संधि करेंगे तो सभी पे क्या होगा, सहायक संधि थोप देंगे उस पे। तो यहाँ ग्वालियर है यानी सिंधिया, ग्वालियर में कौन है, सिंधिया। सिंधिया के साथ क्या होता है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि किसके साथ होती है, सिंधिया के साथ। अगर आप लोग को नहीं भी दिख रहा होगा तो जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि, भोसले के साथ, भोसले के साथ देवगांव की संधि, भोसले के साथ देवगांव की संधि। और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि। और ये संधि क्या थी कि सब पे सहायक संधि लगा दी गई, इन तीनों पे सहायक संधि थोप दी गई, सहायक संधि। अब सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि ये थी कि हम अपनी सैनिक रखेंगे और उसका खर्च कौन देगा, जो वहां का क्षेत्रीय राजा होगा वो खर्च देगा। तो सभी पे ये तीनों पे सहायक संधि लगा दी गई। तो एक तरह से इन सभी को क्या हुआ, कंट्रोल कर लिया गया। जब इनको कंट्रोल कर लिया गया तो ये जो पेशवा है बाजीराव, ये फिर मनमानी करने लगे। ये जब इनको 60,000 सैनिक दिया गया तो सेकेंड जो बसीन की संधि थी उसमें ये राजी हो गए कि ठीक है आप हमको संधि कीजिए, हम अपनी सहायक संधि अपना लेंगे। लेकिन जैसे ही ये तीनों के साथ ये सहायक संधि हो गई, सिंधिया भोसले होलकर के साथ, इसके बाद बाजीराव सेकेंड अपना मनमानी करने लगा। जब बाजीराव सेकेंड अपना मनमानी करने लगा उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज खुद इनके विरुद्ध अटैक कर दिए। और यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो अब देखते हैं थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। वो कब होता है, 1817 से 1818 के बीच में थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध 17
18। इसमें क्या हुआ कि जो ये पेशवा हैं, ये बाजीराव सेकेंड और इनके एक सहायक थे जिनको अप्पा साहब बोलते हैं। पेशवा बाजीराव सेकेंड प्लस अप्पा साहब। अप्पा साहब ये क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ अटैक कर देते हैं। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ये जो पेशवा हैं ये पूना की तरफ से अटैक करते हैं, पूना की तरफ से, और ये अप्पा साहब नागपुर की तरफ से, नागपुर की तरफ से। और ये दोनों में क्या होता है, इनकी पराजय हो जाती है, दोनों में पराजय हो जाती है। जब दोनों में पराजय हो जाती है तो पेशवा पद समाप्त कर दिया जाता है, पेशवा पद समाप्त कर दिया जाता है। और इनको कहां भेज दिया जाता है, बाजीराव सेकेंड को? कानपुर, कानपुर भेज दिया जाता है। किसको? बाजीराव सेकेंड को। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मैसूर को ही जीत गए, मराठा को भी जीत गए। अब ये क्या करेंगे, इनकी नजर कहां पड़ेगी, जो अवध है, अवध पे सहायक संधि अपना लिया है। निजाम यहाँ भी सहायक संधि अपना लिया है, ये भी सहायक संधि, यहाँ भी महाराष्ट्र भी, मैसूर भी, बंगाल पे तो खुद कब्जा ही है, और दिल्ली के साथ 1765 में बक्सर युद्ध के साथ संधि कर लिया है। तो इस तरह से लगभग देखेंगे तो भारत के जितनी भी इंपॉर्टेंट एरिया है सभी पे क्या हुआ, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो इस तरह से अंग्रेज अपना धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने जो सेटलमेंट लाया है, परमानेंट सेटलमेंट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तो उसको धीरे धीरे क्या करते हैं कि जो कृषि है उस पर भी वो क्या करेंगे, उसको भी कंट्रोल करेंगे, उसको भी नियंत्रित करेंगे, अलग अलग दरें लगाकर। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ताकि अगर इसमें करेंगे तो ये क्लास और भी लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करें, अगर जो भी हम लोग में त्रुटि होगी हम लोग उसको क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।